नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस बाई आकाश में। आज की इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इन प्रश्नों से भी संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बनेंगे उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपने क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं वो हमारा 120 नंबर का क्लास है। इसे आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो इसे देख लीजिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं यहाँ पे। आज की क्लास में हम लोग 121 नंबर के क्लास को कंप्लीट करेंगे। ये रहा हमारा 121 नंबर का क्लास। और इसमें ये सभी प्रश्न एग्जामों में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना इन सभी प्रश्नों की प्रबल है। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन WTO के पहले विश्व व्यापार संगठन WTO के गठन से पहले क्या था। तो देखिए गठन से पहले की बात करें, विश्व व्यापार संगठन की बात करें तो पहले इसका नाम था GATT। क्या था? GATT। लेकिन आपके ऑप्शन में क्या मिला था आप यहाँ पे, तो इसके ऑप्शन में था व्यापार और टैरिफ पर सामान्य समझौता। ठीक, व्यापार और ऑप्शन में था व्यापार और टैरिफ पर सामान्य समझौता। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सामान्य यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लीजिए, सामान्य समझौता। ठीक, यहाँ पे देखिए बात क्या थी, यहाँ पे पूरी बात क्या थी। GATT जिसे कहते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसका फुल फॉर्म होता है, इंग्लिश में भी कभी कभी पूछता है कि GATT का फुल फॉर्म क्या है। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 में। जब स्थापना हुई थी तो ये आपके मुख्यालय इसका कहाँ पे था? तो मुख्यालय इसका जिनेवा में ही था। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना, जिनेवा में इसका भी मुख्यालय था। बाद में इसी का नाम बदला गया। मार्केस संधि हुआ 1 जनवरी 1995 में। कौन संधि हुआ? मार्केस संधि के द्वारा इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? इसका नाम बदल करके विश्व व्यापार संगठन कर दिया गया। कब? 1 जनवरी 1995 को। और ये बात आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो विश्व व्यापार संगठन के बारे में बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसी वजह से 1 जनवरी 1995, जबकि पहले इसे GATT कहते थे, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, या फिर व्यापार और टैरिफ पर सामान्य समझौता। इसको हिंदी और इंग्लिश में दोनों आप लोग को ध्यान रखना है। और WTO की मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, बहुत फेमस है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कहाँ पे मुख्यालय है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। मार्केस संधि के द्वारा 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी संस्था है, विश्व व्यापार संगठन है जो विश्व में व्यापार को नियंत्रित करती है। इसके अध्यक्ष की बात करें नागोजी ओंकाजा-इवेला हैं, जो कि नाइजीरिया की रहने वाली हैं। और ये भी बात एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कहाँ की रहने वाली हैं। नागोजी ओकोंजो इवेला, ठीक, या फिर इवेलिया ऐसे इनका नाम मिलता है, या फिर आइवेलिया मिलता है। ये नाइजीरिया की रहने वाली हैं और ये भी बात एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, नाइजीरिया की रहने वाली हैं, ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपको WTO में सदस्यों की बारे में पूछता है कि इनमें सदस्य कितने। पहले 164 थे, 2 और शामिल हो गए। अब इसमें सदस्यों की संख्या 166 है। कौन कौन शामिल हुए हैं? तो कोरोमोस और तिमोर लिस्ते इसमें शामिल हुए हैं। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कोरोमोस 2 देश और शामिल हुए हैं और तिमोर लिस्ते इसमें शामिल हुए हैं। तो इतनी बातें यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि विश्व व्यापार संगठन के गठन से पहले क्या था। तो विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम लोग WTO के नाम से जानते हैं, इसका जब गठन हुआ था, पहले ये संस्था काम करती थी GATT के नाम से, जिसे कहते थे व्यापार और टैरिफ पर सामान्य समझौता। इसकी स्थापना GATT की भी स्थापना एग्जाम में पूछा जाता है, कब हुआ था? 1947 में। इसकी स्थापना 1947 में। इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो जिनेवा में है। ये बातें आप लोग को याद रखना है। और यहाँ से क्या चीजें पूछा जाएगा GATT के बारे में? हाँ, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड इसका फुल फॉर्म होता है। फिर मार्केस संधि कब हुआ? 1 जनवरी 1995 में। फिर इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? विश्व व्यापार संगठन कर दिया गया। इसका मुख्यालय जिनेवा में था, वहीं पे ही है। और अध्यक्ष कौन बनी इनकी? अभी वर्तमान समय इनकी अध्यक्ष कौन है? नागोजी ओंकाजा-इवेला, जो कि नाइजीरिया की रहने वाली हैं। सदस्यों के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। तो 166 सदस्य देश हैं।
कौन कौन नए हैं, तो कोरोमोस और तिमोर लेस्ते इसमें नए हैं। तो ये यहाँ से प्रश्न, यहाँ से ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसे आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न आ चुका है मॉडर्न हिस्ट्री से, और मॉडर्न हिस्ट्री से यहाँ पे क्या क्या आपको याद रखना, देखिए स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था। अब इस प्रश्न में हम लोग स्वदेशी आंदोलन के बारे में जो जो चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्वदेशी आंदोलन ऐसे पूछी कब शुरू हुआ था, तो डेट आप लोग ध्यान रखेंगे 1905, ऑप्शन में आपके यही था, लेकिन पूरा डेट आप लोग याद रखेंगे। इसका शुरुआत कब हुआ था, 7 अगस्त 1905। कब हुआ था, 7 अगस्त 1905 को इसकी शुरुआत हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन के कारण के बारे में एग्जाम में पूछता है, क्या था, तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी थी। क्या हुआ था, ये क्यों हुआ था, बंगाल विभाजन की वजह से लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। और किस गवर्नर जनरल ने किया था, तो कर्जन ने किया था। ये भी बात एग्जाम में पूछी जाती है, कौन किया था, कर्जन ने किया था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और स्वदेशी आंदोलन से क्या क्या चीजें और पूछी जाती है, इसके ध्वज, इसका इसमें ध्वज अपनाया गया था। इसका ध्वज पूछता है कि डिजाइन किसने किया था, स्वदेशी आंदोलन का ध्वज डिजाइन किसने किया था, ये आपके महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने इसका ध्वज डिजाइन किया था। और ध्वज के रंग के बारे में पूछा जाता है कि ये जो ध्वज डिजाइन किया गया था स्वदेशी आंदोलन का, इसका रंग क्या था, तो लाल हरा पीला इसका रंग था। ये भी बातें ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया है, लाल हरा और पीला इसका रंग था। अगली बात है, यहाँ से पूछा जाता है कि इसमें जो गीत अपनाया गया था स्वदेशी आंदोलन में, इसका शीर्षक गीत क्या था। ये भी बात एग्जाम में पूछी गई है कि इसका शीर्षक गीत क्या था जो स्वदेशी आंदोलन में अपनाया गया। तो शीर्षक गीत की बात करें तो ये था वंदे मातरम। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग को ध्यान रखना है, कौन से, वंदे मातरम। तो ये थी जो चीजें यहाँ से पूछी जाती हैं, तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। 7 अगस्त 1905 में कर्जन के समय में बंग स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक, तो देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1905 में। डेट था 7 अगस्त 1905। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की क्या कर दी थी, घोषणा की कर दी थी। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। गवर्नर जनरल के बारे में जरूर आप लोग याद रखेंगे। और स्वदेशी आंदोलन के दौरान यहाँ पे एक ध्वज बनाया गया, और उसको किसने ध्वज डिजाइन किया था, महात्मा गांधी जी ने। और यहाँ पे रंग कौन सा था, लाल हरा पीला इसका रंग था। और स्वदेशी आंदोलन में लोगों ने शीर्षक गीत क्या अपनाए, तो वो वंदे मातरम यहाँ पे शीर्षक गीत था। ये सभी बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में स्वर्ण चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है। तो ये आपको इंडियन जियोग्राफी का प्रश्न है, जो यातायात परिवहन से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो रेल यातायात हो गया, या फिर आपका सड़क वाला हो गया, या फिर वायु मार्ग वाला हो गया, या फिर आपका जल मार्ग वाला हो गया। ये सभी आपके जियोग्राफी के प्रश्न है, इंडियन जियोग्राफी में का प्रश्न है। भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की कुल लंबाई। अब यहाँ पे देखिए स्वर्ण चतुर्भुज योजना, इस प्रश्न में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए जितने स्वर्ण चतुर्भुज योजना से जो भी आज तक प्रश्न पूछे गए हैं उस पर एक बार हम लोग दृष्टि डालेंगे। लंबाई की बात करें तो 5846 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक, 5846 किलोमीटर। और इसके तहत क्या कर दिया गया, 4 प्रमुख शहरों को जोड़ा गया। अब 4 प्रमुख शहर कौन कौन से जुड़े, तो ये भी बातें एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले दिल्ली से शुरुआत करिए, दिल्ली को जोड़ा गया कोलकाता से। ठीक, कोलकाता से जोड़ा गया। उसके बाद इस कोलकाता से जोड़ा गया आपका, कोलकाता से गया चेन्नई जुड़ा, चेन्नई को जोड़ा गया, और फिर जुड़ा था आपके, फिर उसके बाद को आपको मुंबई जोड़ा गया। ठीक, 4 महानगरों को इस यहाँ पे जोड़ा गया। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 4 प्रमुख महानगर लिखिए, 4 प्रमुख महानगर। ठीक, ये बातें आप लोग को अब यहाँ पे अब जाकर के सही हुआ। ठीक, 4 महानगरों को दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ा गया। इसकी बात करें स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले तो इसमें शुरुआत कब हुआ था, ये बात एग्जाम में पूछी जाती है। शुरुआत तो हुआ था 2001 से। कब, 2001 से बन करके कंप्लीट हुआ 2012। तो ये डेट आप लोग पूरा याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये इसका नेतृत्व किसने किया था, या फिर ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के बारे में पूछा जाता है, इसका श्रेय किसे जाता है, तो इस समय प्रधानमंत्री आपके अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये अटल बिहारी वाजपेयी की सपना था, और इन्होंने इस योजना को पूरा करवाया था, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक, तो ये बातें भी आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे निर्माण
जो इसका निर्माण किस संस्था ने किया था? तो इसका निर्माण NHAI की किया था। कौन किया था? इसकी निर्माण करने वाली संस्था कौन सी है? NHAI, जिसे कहते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1900 कब 88 में। और इसका एक्ट भी कब आया था? ये भी बात एग्जाम में पूछा गया है। कब? 1988 में। पूछता है कि ये काम का क्या काम करता है NHAI? इसको कहते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप लोग हाईवे पे सफर करते होंगे तो वहां भी ये लिखा हुआ दिख जाता होगा। और इसका जो काम है भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करना, उसका देख रेख करना, उसका रख रखाव करना। ठीक है, ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करेंगे कि भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की कुल लंबाई कितनी है? 5846 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके तहत भारत के 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ा गया, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। अगला बात है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2001 से 2012 तक ये योजना चली थी। इस योजना का श्रेय किसे जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। इसके निर्माण करने की बात करें तो NHAI करता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी एक्ट आई थी 1988 में, एक्ट भी आई थी। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय खगोलीय समाज की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? ये बात एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय खगोलीय समाज की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पे देखिए, भारतीय खगोलीय समाज की पहली जो महिला अध्यक्ष बनी थी उनका नाम था GC अनुपमा। पहली महिला अध्यक्ष के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, कौन है इसकी? GC अनुपमा। ठीक, अनुपमा। ठीक, इसी वजह से इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे ये प्रश्न हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट इस वजह से कि इसमें हम लोग भारतीय खगोलीय समाज के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज है। तो देखिए, भारतीय खगोलीय समाज की बात करें तो स्थापना डेट याद रखेंगे आप लोग। ये इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। ठीक, अगर आपसे पूछे कि वर्तमान अध्यक्ष, पहली अध्यक्ष के बारे में पूछा गया, वर्तमान समय इसके अध्यक्ष कौन है, ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। क्योंकि अब क्या पूछा जाएगा करंट अफेयर से, वर्तमान अध्यक्ष के बारे में इसके पूछा जाएगा। तो इसके देवेंद्र के ओझा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। कौन है? देवेंद्र के ओझा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। और एक संस्थान के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, ये तो है भारतीय खगोलीय समाज, और अगला संस्थान है भारतीय तारा भौतिक संस्थान। अगर पूछे तो यहाँ पे आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, भारतीय, जबकि इसके बारे में भी पूछा गया है, भारतीय तारा भौतिक संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है यहाँ पे मिलता जुलता है, इसी वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 1971 में, जबकि इसकी मुख्यालय की बात करें ये हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। और जबकि भारतीय खगोलीय समाज की बात करें तो इसका कोई मुख्यालय नहीं है, इसका कोई मुख्यालय नहीं है। ये बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि भारतीय खगोलीय समाज की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये है आपकी GC अनुपमा। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। वर्तमान अध्यक्ष देवेंद्र के ओझा हैं इसके वर्तमान अध्यक्ष। और भारतीय तारा भौतिक संस्थान के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1971 में, मुख्यालय हैदराबाद में है। अगला प्रश्न है कि विश्व के सबसे अधिक व्यापार की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? तो जो विश्व में जो व्यापारें चलती हैं उसमें सबसे ज्यादा जो यूज की जाने वाली मुद्रा है वो है आपके USD। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और ये इकोनॉमी का प्रश्न है। किसका? इकोनॉमी का एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आइए चलिए हम लोग यहाँ पे विश्व के व्यापारों के बारे में कुछ चीजें पढ़ते हैं। इसके USD की बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट डॉलर। क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट डॉलर इसका फुल फॉर्म होता है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। यहाँ पे विश्व की 88% जो व्यापार है वो अमेरिकी पैसे में किया जाता है, यानी कि डॉलर में किया जाता है 88% व्यापार। और दूसरे नंबर पे आपका आता है यूरो, जो कि यूरोपियन कंट्री का मुद्रा है। और थर्ड नंबर पे आता है आपका येन, जापान का मुद्रा है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये तो आप लोग को पता ही होगा, येन जापान की मुद्रा है। ठीक, अगर और यहाँ पे आप लोग व्यापार से संबंधित कुछ प्रश्न याद रखेंगे जो एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाते हैं लगातार। एक प्रश्न पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? ये चेंज होता रहता है और ये करंट अफेयर में पूछता है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? तो ये व्यापारिक नहीं सही से लिखाया है।
भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश की बात करें, भागीदार देश की बात करें तो इस समय है चीन। कौन है? इस समय चीन बन चुका है। वो पिछले कई बार से अमेरिका प्रथम में था। अगर आपसे पूछे कि भारत सर्वाधिक निर्यात किसको करता है? भारत जो है अपना सर्वाधिक निर्यात यानी कि सामान भारत अपना सबसे ज़्यादा किस देश में बेचता है? सर्वाधिक निर्यात की बात करें तो सर्वाधिक निर्यात भारत अमेरिका को करता है। कहाँ पे? अमेरिका को करता है। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक भारत आयात किस देश में करता है? सर्वाधिक आयात किस देश से करता है? तो सबसे ज़्यादा माल खरीदने का काम भारत करता है चीन से। किससे? चीन से। तो और आयात और निर्यात दोनों मिलाकर बनता है व्यापारिक भागीदार। तो सबसे पहले ज़्यादा हो जाएगा तब जाके चीन हो जाएगा। अगर व्यापारिक भागीदार बात करें जिसमें आयात और निर्यात दोनों शामिल हो जाएगा तो वो हो जाएगा चीन। ठीक, ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि विश्व की सबसे अधिक व्यापार की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? यूएसडी। 88% इसमें विश्व की व्यापार की जाती है। यूएसडी यूनाइटेड स्टेट डॉलर इसका फुल फॉर्म होता है। डॉलर भी इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखें क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। और दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा व्यापार की जाने वाली मुद्रा यूरो है। तीसरे नंबर पे येन है जो कि जापान की मुद्रा है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा है? ये चीन है। इसके बारे में ध्यान रखेंगे। और केवल व्यापारिक भागीदार में आयात और निर्यात दोनों शामिल होते हैं। तो और सबसे ज़्यादा आयात और निर्यात हम लोग कहाँ पे करते हैं? चीन में करते हैं। और सबसे ज़्यादा निर्यात की केवल बात करें तो अमेरिका में, सबसे ज़्यादा आयात की बात करें तो हम लोग चीन से करते हैं। सामान खरीदने की बात करें तो चीन से करते हैं। ये बातें आप लोग को, इतनी बातें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन सी है? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है पर ये साइंस का प्रश्न है। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं। ये आपको इनमें से कौन से आवश्यक तत्व नहीं है, ये इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में याद रखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आप लोग बताइए जिम्मेदार है कि नहीं? जिसे हम लोग CO2 कहते हैं। ठीक, ये जिम्मेदार है। आप लोग कहेंगे बिल्कुल जिम्मेदार है। जल जिम्मेदार है कि नहीं प्रकाश संश्लेषण के लिए? पानी मिलेगा तभी पौधा अपना भोजन बनाएगा। और अगला प्रश्न, अगला चीज है जो सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। तो ये बातें आप लोग को याद रखना है। इसका पेन नहीं चेंज किए। सूर्य का प्रकाश भी प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। एक तत्व होता है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है यहाँ से, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या काम करता है? देखिए क्लोरोफिल यहाँ पे ये प्रकाश को अवशोषण करने का काम करता है। ये हरा रंग का वर्णक है। प्रकाश को ये क्या काम करता है? प्रकाश को अवशोषण करने का काम करता है। ठीक, ये भी बातें आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रकाश को ये अवशोषित करता है। पौधे जब अपना क्या बोलते हैं, पौधे जब अपन प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो ये पूछा जाता है कि ये ग्रहण क्या करते हैं? तो हमने यहीं पे बताया CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। अगर आपसे पूछे कि पौधे प्रकाश संश्लेषण में त्याग किस चीज का करते हैं तो त्याग ये करते हैं आपको ऑक्सीजन का। ठीक, तो ये भी चीजें एग्जाम में पूछी गई हैं। तो इन चीजों को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर देंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व क्या है। तो तीन चीजें यहाँ पे मेनली इंपॉर्टेंट होता है। एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक जल, एक सूर्य का प्रकाश। ठीक, क्लोरोफिल क्या काम करता है? प्रकाश को अवशोषण करने के लिए क्लोरोफिल यहाँ पे जिम्मेदार होता है। और प्रकाश संश्लेषण में पौधे ग्रहण करते हैं CO2 और त्याग करते हैं O2 यानी कि ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं कि हिंदू विकास दर शब्द किसने दिया? जो भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न विकास दर अवधि को संदर्भित करता है। तो ये भी देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न ही है आपके एग्जाम के लिए। तो हिंदू विकास दर जो है ये दिया था आपका, हिंदू विकास दर जो देने वाले हैं ये एक भारतीय अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था राजकृष्णा। क्या नाम था इनका? राजकृष्णा। ये क्या पूरा मामला है यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग सुन लीजिए। देखिए 1978 का जब समय था तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत धीरे से ग्रो कर रही थी। तो बहुत धीरे से ग्रो कर रही थी तो इस हिंदू विकास दर को इन्होंने ये शब्द इन्होंने दिया था। हिंदू विकास दर जो शब्द है या फिर वाक्य है ये आपको इन्होंने व्यंग्यात्मक रूप में दिया। व्यंग्यात्मक रूप में, व्यंग्यात्मक रूप में। व्यंग्यात्मक रूप का मतलब होता है कि मजाक में इन्होंने बोला था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये हिंदू विकास दर
इसे इन्होंने हिंदू विकास दर बोला था, ठीक। और ये एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न कि किसने दिया, तो भारतीय अर्थव्यवस्था, ये यहाँ पे निम्न विकास दर को ये संदर्भित करता है, यानी कि ये धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था क्या कर रही थी, उस समय बढ़ रही थी, ठीक। बाद में इसमें जाकर के बदलाव कब आया था, ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि ऐसे ही नहीं रहा, भारत की अर्थव्यवस्था बदली है। कब बदली है? 1991 के समय में। 1991 में क्यों इम्पोर्टेंट है? आप लोग अगर इकोनॉमी पढ़ते होंगे तो आप लोग को समझ आ चुका है कि 1991 में आर्थिक सुधार आया था। क्या आया था? आर्थिक सुधार आया था, ठीक। ये बातें आप लोग को याद रखना। 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारत की अर्थव्यवस्था बदली। इसमें क्या किया गया था भारत के द्वारा? इसमें एलपीजी मॉडल लाया गया था, जिसे एलपीजी रिफॉर्म भी कहते हैं। एलपीजी मॉडल आया था, जिसे एलपीजी रिफॉर्म भी कहते हैं। इसमें भारत की अर्थव्यवस्था के लिए थोड़ा सा उदारीकरण किया गया, लिबरलाइजेशन करते हैं, इस कहते हैं उदारीकरण। और ये हो गया निजीकरण, यानी कि जो निजीकरण किया गया भारतीय अर्थव्यवस्था को, थोड़ी सी व्यापारियों को छूट दी गई, इसको बोलते हैं निजीकरण। और चौथी चीज जो की गई थी, इसको किया गया था भारतीय अर्थव्यवस्था को ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण। इस तब जाकर के वैश्वीकरण, तब ये तीनों करने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ी थी। और इस समय पूछा जाता है कि वो वित्त मंत्री कौन थे, तो इस समय जो भारत के वित्त मंत्री थे, या फिर ये किसकी पहल थी नई आर्थिक सुधार, तो ये पहल थी किसकी? मनमोहन सिंह की। किसकी? मनमोहन सिंह जी की पहल थी। ये बातें भी आप लोग को याद रखना है। चलिए रिवीजन कर लेते हैं कि हिंदू विकास दर शब्द किसने दिया, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न विकास दर को, दर अवधि को संदर्भित करता है, ये राजकृष्णा ने दिया। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 1978 में, इन्होंने कहा था व्यंग्यात्मक रूप से कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको हिंदू विकास दर इन्होंने कहा था। बाद में बदलाव कब आया था? हमने बताया कि 1991 भारत की नई आर्थिक नीति जो आई थी, आर्थिक सुधार, किसके समय में, इसके योगदान किसने किया था इसमें? मनमोहन सिंह ने योगदान किया था। एलपीजी मॉडल आया था, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया गया। इसे इंग्लिश में कहते हैं एलपीजी रिफॉर्म, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक। ये बातें आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना करने वाले हैं आत्माराम पांडुरंग ने किया था। किसने? आत्माराम पांडुरंग ने। तो यहाँ पे देखिए, हमारे एग्जाम में जितने भी समाज यहाँ पे पूछे जाते हैं, ब्रह्म समाज हो गया, या फिर आर्य समाज हो गया, या फिर और कोई समाज हो गया, धर्म सभा, वेद समाज, तो इन सभी के बारे में एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए चलिए कुछ सभा के बारे में यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ब्रह्म समाज के बारे में बात करें, इसकी स्थापना किसने किया था? या फिर एक चीज और, ब्रह्म समाज आत्मीय सभा की बात करें, आत्मीय सभा, ये दोनों चीज पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना करने वाले हैं राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय। तो ये इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना आप सभी जानते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? ये किए थे आपके दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। ये बातें आप लोग को याद रखना है, दयानंद सरस्वती ने। अगर आपसे पूछे कि वेद समाज की स्थापना किसने किया था, अगर आपने क्या होगा, अगर आपसे पूछे कि अगर आपसे पूछे कि वेद समाज की स्थापना किसने किया था, तो इसके संस्थापक थे श्रीधरलू नायडू, ठीक। श्रीधरलू नायडू इसके संस्थापक थे। और धर्म सभा एक और सभा थी, धर्म सभा, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे राधाकांत देव। तो इतनी यहाँ से प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखिए, हमने आप लोग को क्या बताया। तो देखिए, अगर आपसे पूछे प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, तो आत्माराम पांडुरंग ने किया था। ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। और आर्य समाज की संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती हैं। और वेद समाज की बात करें, श्रीधर नायडू हैं। धर्म सभा की स्थापना कौन है? संस्थापक
राधाकांत देव हैं। इतनी बातें यहाँ से आप लोग को ध्यान रखना है। 2026 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता? तो देखिए ये आपके करंट अफेयर से महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है कि 2026 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता था? इनका नाम है आर वैरामुथु। क्या नाम है इनका नाम? आर वैरामुथु। नाम से ही पता चल रहा है कि ये कहाँ के लेखक हैं? तमिल लेखक हैं। कहाँ के? तमिल लेखक। और ये 60 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार था जो इनको दिया गया, 60 नंबर। अगर अब आप लोग को क्या याद रखना है? आप लोग को 59 नंबर का याद रखना, 58 नंबर का, क्योंकि पीछे बैक जाकर भी एग्जाम में पूछा जाता है। 59 नंबर का और 58 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? 59 नंबर का पूछे तो विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया था। किसको दिया गया था? विनोद कुमार शुक्ल को ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ये 59 नंबर का था। और किस भाषा के लिए दिया गया? जरूर याद रखेंगे, हिंदी भाषा के लिए दिया गया। और फिर 58 नंबर का जो था वो गुलजार को दिया गया था, जो कि उर्दू एक लेखक, गुलजारी नहीं, गुलजार को दिया गया था। गुलजार और राम भद्राचार्य को दिया गया था। ठीक, राम भद्राचार्य को दिया गया था। तो इतनी चीजें आप लोग को यहाँ से याद रखना है। ठीक, और ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में एक यहाँ पे चीजें हैं, दो यहाँ पे देखिए क्या पूछी जाती है। स्थापना यहाँ पे पूछता है तो 1961 में स्थापना, लेकिन ये अपना काम शुरू कब किया था या फिर पहली बार इसे कब दिया गया था पूछे तो यहाँ पे डेट चेंज हो जाती है। पहली बार जब इसे दिया गया था ना तब 1965 में दिया गया था। इसी वजह से बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। पुरस्कार राशि की बात करें इसमें कितनी दी जाती है, ये बात भी एग्जाम में लगातार पूछी जाती है। तो 11 लाख की इसमें पुरस्कार राशि दी जाती है। और भी कई थोड़ी बहुत और भी चीजें रहती हैं इसके साथ में, लेकिन मुद्रा एग्जाम में पूछी जाती है तो 11 लाख इसमें मुद्रा दी जाती है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न था करंट अफेयर से कि 2026 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो हमने बताया आर वैरामुथु को मिला, जो कि एक तमिल लेखक है। 60 नंबर का था। 59 नंबर का विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी के लिए मिला था। 58 नंबर का गुलजार और रामभद्राचार्य को मिला था। इसकी स्थापना ज्ञानपीठ पुरस्कार की 1961 में हुई थी। पहली बार इसे 1965 में दिया गया। पुरस्कार राशि 11 लाख की इसमें थी। मध्याह्न भोजन दिशा निर्देश प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रति बच्चे प्रतिदिन कितने कैलोरी की पोषण सामग्री निर्धारित करते हैं? तो देखिए ये जो मध्याह्न भोजन है ना, ये योजना के बारे में एग्जाम में पूछी जाती है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्या क्या चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, आइए चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अगर पोषण सामग्री की बात करें, यहाँ पे इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा 450 कैलोरी, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? प्राथमिक कक्षाओं में। प्राथमिक कक्षाओं का मतलब कक्षा 1 से लेकर के आंगनवाड़ी वालों की बात नहीं हो रही, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक जो है उनके लिए 450 कैलोरी भोजन सामग्री चाहिए प्राथमिक विद्यालयों में। फिर कक्षा 6 से 8 तक की बात करें, 6 से 8 तक की बात करें तो इनके लिए कितना 700 कैलोरी भोजन सामग्री चाहिए। यहाँ पे कैलोरी में पूछा है तो आप लोग यहाँ पे इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पे मध्याह्न भोजन से कुछ प्रश्न याद रखेंगे। अगर मध्याह्न भोजन की बात करें तो इसकी शुरुआत सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1995 को मध्याह्न भोजन शुरू हुआ था, 15 अगस्त 1995 को। ठीक, अगर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका जब मंत्रालय पूछ लेता है तो बच्चों को लगता है एक शिक्षा मंत्रालय इसका नहीं होगा, क्योंकि भोजन है तो भोजन शिक्षा मंत्रालय में नहीं आएगा। लेकिन ये जो योजना है ये शिक्षा मंत्रालय की ही पहल है। ठीक, ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। और मध्याह्न भोजन का अब नया नाम क्या हो चुका है, ये भी बात एग्जाम में पूछा गया है। जो नया नाम हो चुका है वो हो चुका है पीएम पोषण हो चुका है। क्या हो चुका है? पीएम पोषण हो चुका है इसका नया नाम। ठीक, और इसका नाम बदला कब गया, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो 2021 में इसका नाम बदला गया। तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग को याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर देते हैं कि मध्याह्न भोजन दिशा निर्देश में प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रति बच्चे प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है।
तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए 450 कैलोरी, यानी कि कक्षा 1 से लेकर के 5 इसे प्राथमिक बोलेंगे 450 कैलोरी। कक्षा 6 से लेके 8 तक कभी पूछे तो 700 कैलोरी आप लोग को याद रखना है। और हमने बताया कि मध्याह्न भोजन ये शुरुआत कब हुई थी, तो ये 15 अगस्त 1995 को शुरुआत हुई थी। शिक्षा मंत्रालय की ये योजना है। इसका नया नाम क्या हो चुका है, पीएम पोषण इसका नया नाम हो चुका है, जो कि 2021 से हुआ था। ये बातें भी आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि पहला राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ उभरा था? तो पहला जो राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे जो आंदोलन है उस समय का, उसके बारे में यहाँ से क्या-क्या चीजें पूछी जाती है। ये प्रश्न तो है मॉडर्न हिस्ट्री की, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बंगाल के बारे में बात करें, पहली जो क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ उभरा था, तो बंगाल में उभरा था। कहाँ पे? बंगाल में उभरा था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बंगाल या फिर कलकत्ता कभी-कभी ऑप्शन में मिलता है इस प्रश्न का जवाब, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और किस संगठन ने पहला राष्ट्रवादी आंदोलन, अगर आपसे पूछे क्रांतिकारी संगठन कौन था उस समय, तो जो संगठन यहाँ पे विद्रोह किया था, इसके मुख्य संगठन के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो 2 संगठन के बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। एक अनुशीलन समिति की बातें याद रखना है, बंगाल में फेमस थी अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति के नाम से कई समितियां बनाई गई जो अलग-अलग क्षेत्रों में काम की और उसके अलग-अलग संस्थापक थे। तो ये जो बंगाल वाला है, इसकी स्थापना मेन वाला जो है अनुशीलन समिति, इसकी स्थापना 1902 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1902 में। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो दूसरी संगठन मुख्य थी वो थी युगांतर। दूसरी संगठन जो मुख्य थी उसका नाम था युगांतर। इसका स्थापना हुआ था 1906 में। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। क्या था यहाँ पे बात है, वही बात था जो हमने बताया था कि बंगाल विभाजन हो गया था। कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। बंगाल विभाजन की घोषणा किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो गवर्नर जनरल कर्जन ने किया था। किसने किया था? बंगाल विभाजन की घोषणा कर्जन ने किया था। लॉर्ड कर्जन ने कर दिया था। कब किया था? 1905 में। इसके चलते भारत में स्वदेशी आंदोलन हो रहा था। कौन सा आंदोलन हो रहा था? स्वदेशी आंदोलन। तो ये बना आपका स्वदेशी आंदोलन, ये बना आपका पहला राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन इसे कहा गया। तो यही प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि पहला राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ उभरा? तो ये बंगाल कलकत्ता में उभरा था। क्या बात था? तो बंगाल विभाजन की घोषणा गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने 1905 में कर दिया था और इसके चलते वहाँ पे स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। इसके लिए जो संगठन कौन से जिम्मेदार थे? अनुशीलन समिति 1902 की, युगांतर समिति 1906 में स्थापना हुआ था, इसके लिए जिम्मेदार थी। आप कहेंगे युगांतर समिति की स्थापना कब हुआ था? 1906 में हुआ था। ये क्रांति 1905 में शुरू हुआ था, तब ये क्यों कैसे आया? तो युगांतर अनुशीलन समिति भी युगांतर समिति है, तो अलग-अलग जगहों पे इसके अलग-अलग नाम है और इस समिति की अलग-अलग संस्थापक हैं। ठीक, ये बातें आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के जो संस्थापक हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक ये हैं आपके सुभाष चंद्र बोस। अब यहाँ पे बात क्या था, यहाँ पे देखिए पूरी बात यहाँ पे समझिए। सुभाष चंद्र बोस, ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी की स्थापना की और कब की थी? 1939 में। ठीक, तो ये था आपका त्रिपुरी अधिवेशन। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 बताएंगे, ये भी पूछा जाता है। यहाँ पे बात क्या था? भारत में चल रहा था त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन। अब त्रिपुरी अधिवेशन की बात करें, ये कब हुआ था? त्रिपुरी अधिवेशन 1939 की घटना है और त्रिपुरी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो ये चल रहा था, कांग्रेस का अधिवेशन का चुनाव होना था। ठीक, त्रिपुरी अधिवेशन में। तो इसमें उम्मीदवार कौन बने थे? तो उम्मीदवार 2 लोग बने थे। एक तो आपके सुभाष चंद्र बोस बने थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस बने थे। और एक बने थे आपके पट्टाभी सीतारामैया। कौन बने थे? पट्टाभी सीतारामैया बने थे। ठीक, ये बातें आप लोग को याद रखना है। फिर क्या हुआ? इसके चुनाव, गांधी जी सपोर्टर किसके थे? गांधी जी
इनके सपोर्टर थे, पट्टाभी सीतारामैया के सपोर्टर थे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीता गांधी नहीं गांधी 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 पट्टाभी सीतारामैया इस चुनाव को जीते और ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लेकिन विजेता इसके कौन बने? इसके विजेता कौन बन जाते हैं? आपके सुभाष चंद्र बोस इसके कौन बन जाते हैं? विजेता कौन बनते हैं? इसके सुभाष चंद्र बोस बनते हैं। तो इसी वजह से गांधी जी को ये बात अच्छी नहीं लगी और गांधी जी क्या करने लगे, थोड़ा सा वो नाराजगी जताएं। फिर तुरंत ही क्या किए, इसी बात को देखते हुए तुरंत इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया और जा करके अपना फॉरवर्ड ब्लॉक की एक पार्टी थी, इसकी स्थापना 1939 में कर ली है। और इसके अध्यक्ष बाद में कौन बनाया गया? ना पट्टाभी सीतारामैया अध्यक्ष बने, ना आपके सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने, जा करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 के अध्यक्ष किसे बना दिया गया? राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। ठीक, तो इतनी बातें यहाँ पे आप लोग को याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो हमने बताया सुभाष चंद्र बोस 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद इसकी स्थापना की थी। क्यों? देखिए यहाँ पे क्या बात था, हमने बताया त्रिपुरी अधिवेशन 1939 का चल रहा था मध्य प्रदेश। इसके उम्मीदवार थे सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया। गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया इसको जीते और ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने और सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे विजेता हो जाते हैं। फिर इन्होंने क्या किया, त्यागपत्र दे दिया सुभाष चंद्र बोस और जाकर के अपना फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना कर लिया 1939 में। और इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ठीक, अगला प्रश्न है करंट अफेयर से और ये क्या कह रहा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी किस राज्य ने किया? तो इसकी जो मेजबानी है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, जो कि संस्करण भी आप लोग याद रखेंगे 5वें नंबर का था, इसका मेजबानी केवल पूछे तो राजस्थान किया था। कौन किया था? राजस्थान के 7 शहरों में इसका आयोजन हुआ था। और दूसरी बात यहाँ से क्या पूछी जाएगी? विजेता पूछी जाएगी। कौन है? तो कौन यूनिवर्सिटी विजेता बना था? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसका क्या हुआ था? विजेता बना था। ये बातें आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न जो पूछेगा इसका संस्करण क्या था? तो संस्करण या फिर क्रम की बात करें तो वो आपका 5वें नंबर का है, ये बात पूछा जाता है। और इस जो यूनिवर्सिटी गेम था 2025 वाला, इसमें कुछ नए खेल शामिल किए गए जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सकता है। तो बीच वॉलीबॉल शामिल किया गया, बीच वॉलीबॉल शामिल किया गया और वॉलीबॉल शामिल किया गया, बीच वॉलीबॉल हो गया। साइकिलिंग शामिल किया गया, साइकिलिंग का मतलब साइकिल चलाना, साइकिलिंग शामिल किया गया। और एक आपका जिसे बोलते हैं कायनिंग, ये शामिल किया गया, कायनिंग। ये 3 खेल इसमें शामिल किए गए। कितने खेल? 3 खेल। ये बातें आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सकती है। तो इतनी चीजें यहाँ से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 से संबंधित ध्यान रखेंगे। चलिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी किस राज्य ने की? ये राजस्थान राज्य ने की। और इसके विजेता ध्यान रखेंगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। संस्करण क्या था? 5वां था। और इसमें नए खेल कौन कौन से शामिल किए गए? बीच वॉलीबॉल, बीच वॉलीबॉल का मतलब जो बीच पे खेला जाए, और साइकिलिंग यानी साइकिल चलाना, कायनिंग, ये आप लोग बताएंगे क्या होता है। इन खेलों को इसमें शामिल किया गया। अगला प्रश्न है जो कि साइंस से है और यहाँ पे क्या कह रहा है? साइंस का प्रश्न कह रहा है कि कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो इस तरह का जब पूछे प्रश्न तो आप लोग को याद रखना है कि कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है। तभी आप लोग को जानना होगा कि कौन अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं, कौन आपका बाह्यस्रावी ग्रंथि होते हैं। कौन सा? बाह्यस्रावी ग्रंथि। तो देखिए पहले बाह्यस्रावी को लिखिए, कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है और कौन बाह्यस्रावी ग्रंथि है। तो बाह्यस्रावी ग्रंथियों की बात करें तो देखिए जैसे आपका हो गया यकृत, यकृत ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है। ये भी बात एग्जाम में पूछा जाता है। अश्रु ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि का मतलब जो आंख से आंसू निकालता है। स्वेद ग्रंथि, स्वेद मतलब स्वेद ग्रंथि जो पसीना निकालता है। ठीक, स्वेद ग्रंथि हो गया। उसके बाद तैलीय ग्रंथि, थोड़ा सा आप लोग देखे होंगे कि नाक के पास में चिपचिपा रहता है कभी, तैलीय ग्रंथि। तो ये भी क्या है? एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है। इतनी चीजें आप लोग को ध्यान रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका लार ग्रंथि है,
लार ग्रंथि भी बाह्यस्रावी ग्रंथि है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। ये नलियों के द्वारा चलती हैं। ये बाह्यस्रावी ग्रंथि है, ये नली युक्त होती हैं, नली से प्रवाहित होती हैं और जिस जगह पे वो जाना हो रहता है वहाँ पे ये जाती हैं। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्या विशेषता है कि ये अंतःस्रावी ग्रंथि ये जो अपना अपना जो भी आपका क्या बोलते हैं एंजाइम वगैरह छोड़ना रहेगा वो सीधे आपके ब्लड में छोड़ेंगे, ठीक। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में देख लीजिए, जैसे आपका हो गया पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि इस शरीर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये सभी आप लोग जानते होंगे। एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि जिसे हम लोग अधिवृक्क बोलते हैं हिंदी में। और आपका हो गया पीनियल ग्लैंड्स, पीनियल पीनियल ग्रंथि हो गया। और आपको क्या बताएं, पीनियल ग्रंथि। और एक आप लोग को याद रखना है थायराइड ग्रंथि, मोस्ट इंपॉर्टेंट थायराइड, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि मोटापा के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो ये चीजें यहाँ पे आप लोग को याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि पूछेगा तो पीयूष ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। कम से कम इतना इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन में आप लोग को यहीं से मिल जाएगा। अब बाह्यस्रावी ग्रंथियों के बारे में पूछे तो आप लोग यकृत, अश्रु ग्रंथि, अश्रु नहीं लिखा, अश्रु ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, तैलीय ग्रंथि, लार ग्रंथि, इन ग्रंथियों के बारे में आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न फिर आ चुका है, भारतीय नदी प्रणालियों में कितने प्रकार की। तो देखिए ये इंडियन ज्योग्राफी का प्रश्न है और इस प्रश्न में हम लोग भारत की नदियों के बारे में, नदी की उसमें जो सिस्टम है रिवर सिस्टम, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो नदी की जो रिवर सिस्टम है हिमालय की, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है यहाँ पे आप केवल दो लिख लेंगे तो आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। कौन कौन से हैं थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो तरह की होती है, एक हिमालयी नदी होती है भारत में, हिमालयी नदी होती है, और दूसरा होता है भारत में प्रायद्वीपीय नदी। कौन सी नदी, प्रायद्वीपीय नदी। हिमालयी नदी में मुख्य रूप से तीन नदी आती हैं। एक आपका हो गया कौन सा, एक आपका हो गया सिंधु, सिंधु आती है, और एक आपका जिसका उद्गम हिमालय के क्षेत्र से होता है उसको हिमालयी नदी कहते हैं। गंगा की बात करें, गंगा बड़ी नदी में बात करें, और ब्रह्मपुत्र की बात करें, ब्रह्मपुत्र की बात करें, तो ये तीन नदियां हिमालयी नदी है जो कि उत्तर भारत में बहती हैं, इन्हें हिमालयी नदी कहते हैं। प्रायद्वीपीय नदी दो प्रकार की होती है। देखिए एक तो होता है पूर्वी घाट की ओर बहने वाली नदी, जो पूर्वी घाट में की ओर बहती है, या फिर पूर्वी घाट की बात करें जो पूर्वी घाट की बात करें जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ऐसे भी पूछता है बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराने वाली नदी कौन कौन सी है। और एक है आपका पश्चिमी घाट की ओर बहने वाली नदी। कौन सी नदी, एक है आपका पश्चिमी घाट की ओर बहने वाली नदी। तो पश्चिमी घाट पे कौन सी घाट की ओर नदी बहती है, या फिर ऐसे पूछता है कि जो अरब सागर में जल गिराती हैं उसकी बात कर लें। तो देखिए यहाँ पे देखिए पूर्वी घाट की ओर बहने वाली जो नदियां हैं, यहाँ पे मुख्य रूप से आप लोग को ध्यान रखना है महानदी, महानदी महानदी कृष्णा, महानदी कृष्णा, कावेरी, कावेरी, गोदावरी, ये सभी नदियां हो जाएंगी मुख्य रूप से। गोदावरी, ये सभी गोदावरी ये नदियां हो जाएंगी जो पूर्वी घाट की ओर बहती हैं। और पश्चिमी घाट की ओर बहने वाली नदी के बारे में बात करें तो आपका जो इम्पोर्टेंट है नर्मदा, ताप्ती, ये सभी पूर्वी घाट की ओर जल गिराती हैं। उसके बाद आप लोग को माही का नाम याद रखना है, माही नदी, साबरमती नदी, साबरमती नदी, ये सभी पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की ओर बहती हैं और अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। तो इस तरह से भारत की जो नदियों का सिस्टम है इस प्रकार से है। तो भारत में नदियों की प्रणाली कितने प्रकार की है, तो ये दो प्रकार की है। एक तो आपका हिमालयी नदी, एक प्रायद्वीपीय नदी हो गया। और हिमालयी नदी में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र आती है, और प्रायद्वीपीय नदी में पूर्वी घाट की बात करें और पश्चिमी घाट की नदियां दो तरह की बांटी गई हैं, जो बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है और एक जो
अरब सागर में जल गिराती है। बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदी महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी हैं और पश्चिमी घाट में जल गिराने वाली नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी तो कच्छ की रण में विलुप्त हो जाती है। ठीक, तो क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्लास आपको कैसा लग रहा है और इसमें क्या चीज़ें और ऐड करनी है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपको वहाँ पे मिलेगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा विभिन्न राष्ट्र द्वारा अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए संगठित आर्थिक समूह नहीं है। तो देखिए, भारत में कुछ संगठन बनाए जाते हैं या फिर विश्व में कुछ आर्थिक समूह बनाए जाते हैं जो कुछ देश मिल करके बनाते हैं, जो अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए बनाते हैं। तो इस तरह का एक प्रश्न पूछा गया था और उसमें ऑप्शन था एल8 सही था, यानी कि ये कोई संगठन नहीं है। तो आइए चलिए हम लोग कुछ संगठन के बारे में, कुछ आर्थिक समूहों के बारे में यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो देखिए, हमारे पास कुछ आर्थिक समूह हैं जो राष्ट्रों के द्वारा, कई राष्ट्र आपस में मिलकर के बनाए हैं और वो अपने अर्थव्यवस्थाओं को ग्रो कराना चाहते हैं। तो जैसे देखिए, कुछ आर्थिक समूह आसियान के बारे में आप लोग याद रखेंगे, आसियान के बारे में। आसियान के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में। इसके मुख्यालय की बात करें, ये कहाँ पे है? नहीं, जिनेवा में नहीं है। इसका मुख्यालय जो है जकार्ता में। कहाँ पे? जकार्ता में, इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय स्थित है। इसी तरह से एक आर्थिक संगठन की बात करें जिसका नाम है ईयू, यूरोपियन यूनियन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है। कहाँ पे? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहाँ पे है? तो ये बेल्जियम का एक शहर है, ब्रुसेल्स में स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न है G7। एक आर्थिक समूह है G7 जिसमें 7 कंट्री शामिल है। कौन कौन से हैं? तो इसकी स्थापना 1975 में हुई है। इसका कोई क्या बोलते हैं, मुख्यालय नहीं है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी तरह से G20 है। G20 की स्थापना कब हुई है? 1999 में, पर इसका भी कोई मुख्यालय नहीं है। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। इसी तरह से एक संगठन है ब्रिक्स। ब्रिक्स की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई है? 2009 में। तो इसी तरह से आप लोग इसको याद रखेंगे, इतने संगठन के बारे में जो अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए एक आर्थिक समूह है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे और नहीं वाला जब प्रश्न आएगा तो आप लोग इसे कर पाएंगे। ठीक, तो देखिए, कौन सा विभिन्न राष्ट्र द्वारा अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए गठित आर्थिक समूह नहीं है? तो एल8 करके कोई सही किया था। ये क्या है? यहाँ पे कोई आर्थिक समूह नहीं है। आर्थिक समूह कौन कौन है? जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, 1993 में स्थापना, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय। आसियान हो गया, 1967 में स्थापना, जकार्ता में इसका वो मुख्यालय है। और G20 हो गया, 1999 में स्थापना, मुख्यालय नहीं है। G7 हो गया, 1975 में स्थापना और ब्रिक्स हो गया 2009 में स्थापना। इतनी बातें आप लोग को याद रखना है। आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? तो देखिए, ये साइंस का प्रश्न है और आवर्त सारणी से हमारे एग्जामों में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए चलिए आवर्त सारणी के कुछ प्रश्नों के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए, आवर्त सारणी में पहला प्रश्न पूछ लेगा तो आप लोग क्या बताएंगे? हाइड्रोजन बताएंगे। क्या है? हाइड्रोजन। ठीक, आवर्त सारणी का पहला तत्व। अगर आपसे पूछे कि हमारे आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो भी आप लोग हाइड्रोजन बताएंगे। ठीक, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो भी हाइड्रोजन बताएंगे। इसे भविष्य का ईंधन बोलते हैं। हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन कहते हैं। अगर आवर्त सारणी का सबसे अंतिम तत्व पूछ ले कौन सा है, सबसे अंतिम तत्व पूछ ले आपसे कौन सा है आवर्त सारणी में, या फिर आपसे पूछ ले कि आवर्त सारणी में सबसे भारी तत्व कौन सा है, सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो सबसे भारी तत्व आवर्त सारणी में है ओग्नेसिन। ओग्नेसिन नाम है। क्या नाम है? ओग्नेसिन नाम है। ठीक, ओग्नेसन। ठीक, और ये है आवर्त सारणी का सबसे भारी या फिर आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व। ये आवर्त सारणी का सबसे अंतिम तत्व भी है, क्योंकि आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व है? 118 तत्व हैं और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 118 तत्व है। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे लिखे हैं क्या सबसे अंतिम तत्व? हाँ, तो ये आवर्त सारणी का सबसे अंतिम तत्व है। और आवर्त सारणी के बारे में बात कर ले, हमने बताया कुल तत्व कितने हैं आवर्त सारणी में, तो यहाँ पे कुल तत्वों की संख्या हो जाती है 118। अगला प्रश्न आप लोग को बताना है कि हीलियम के बारे में पूछा जाता है। कुछ तत्वों के बारे में देख लीजिए। हीलियम,
हीलियम, हीलियम के बारे में देख लीजिए। तो इसका परमाणु सिंबल क्या होता है, He होता है। इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। कार्बन के परमाणु क्रमांक के बारे में पूछा गया है, C होता है इसका सिंबल और इसका परमाणु क्रमांक होता है कार्बन का 6। इसी तरह से आप लोग ऑक्सीजन का याद रखेंगे। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, ऑक्सीजन को O से इंडिकेट करते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक की बात करें 8 होता है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखें। इसी तरह सोडियम के बारे में ध्यान रखेंगे। सोडियम को चाकू से काट सकते हैं। मिट्टी के तेल में इसे सुरक्षित रखा जाता है, नहीं तो ये विस्फोट कर जाएगा। और सोडियम के बारे में क्या पूछा जाता है कि सोडियम बहुत तेज रिएक्शन करता है। ये चीजें पूछा जाता है सोडियम के बारे में। ठीक, चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है। तो आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। सबसे हल्का तत्व पूछे तो भी हाइड्रोजन है। और सबसे अंतिम तत्व पूछे या फिर भारी तत्व पूछे तो ओग्नेसियन है। सबसे भारी तत्व या फिर अंतिम तत्व 118 इसका परमाणु क्रमांक है, क्योंकि हमारे आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या 118 है। और कुछ तत्वों के बारे में यहाँ पे हमने बताया। हीलियम के बारे में बात करें तो 2 इसका परमाणु क्रमांक है। और कार्बन की बात करें 6 इसका परमाणु क्रमांक है। सोडियम की बात करें परमाणु क्रमांक 11 है। ऑक्सीजन की बात करें परमाणु क्रमांक 8 है, सिंबल O है। ठीक, केंद्र सरकार की प्रसाद योजना। तो इसी तरह से भारत में कुछ योजनाएं चलाई गई जिसके बारे में पूछा जाता है कि इस योजना को, सबसे पहले केंद्र सरकार की जो योजनाएं होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। योजनाओं के बारे में लगातार पूछा जाता है प्रश्न कि ये योजनाएं कब शुरू हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था। और अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं योजनाओं से संबंधित। तो इसी वजह से इनका आप लोग ध्यान रखें इन योजनाओं के बारे में। तो ये था केंद्र सरकार की जो प्रसाद योजना है, ये तीर्थ स्थल का विकास करने के लिए बनाया गया था। और किस मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था, पर्यटन मंत्रालय। हाँ, ये भी बात पूछा जाता है कि इस योजना को किस मंत्रालय ने शुरू किया, तो पर्यटन मंत्रालय ने। इस योजना का पूछेगा कि कब शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 2014-15 की योजना है। ये योजना प्रसाद योजना जो है ये कब शुरू हुआ था, तो ये 2014-15 में ये इस योजना को शुरू किया गया था। और योजनाओं के बारे में लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। आइए चलिए कुछ योजनाओं के बारे में प्रश्न पढ़ लेते हैं। जैसे जनधन योजना की बात करें तो 2014 में इसे शुरू किया गया था। और ये वित्तीय समावेशन की भारत विश्व की सबसे बड़ी योजना है जनधन योजना। हाँ, और इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। और जल जीवन मिशन की बात करें, जल जीवन मिशन की बात करें, ये योजना कब भारत में आई थी, ये 2019 में ये योजना आई थी। और एक योजना और आप लोग ध्यान रखेंगे, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना ये भारत में कब आई थी, तो ये आई थी 2018 में। तो और भी कुछ योजनाएं जो जिसके बारे में एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी। और एग्जाम में पूछी जाती है कि डिजिटल इंडिया कब शुरू हुआ, डिजिटल इंडिया योजना कब शुरू हुआ। या फिर एग्जाम में पूछा जाता है कि स्किल इंडिया भारत में कब शुरू हुआ, स्किल इंडिया योजना कब शुरू हुआ। तो ये सभी योजनाएं की बात करें तो ये सभी योजना 2015 में शुरू हुई थी। तो इस तरह के प्रश्न आप लोग याद रखेंगे तो आप लोग का कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा एग्जाम में। और ये योजनाओं के से संबंधित आपको करंट अफेयर में पढ़ाई जाएंगी। चलिए, करंट अफेयर में या फिर आपको ये सभी योजनाएं तो इकोनॉमी में आती हैं, इकोनॉमी में मिल जाएगा। तो केंद्र सरकार की प्रसाद योजना किससे संबंधित था, तो तीर्थ स्थलों का विकास करना। पर्यटन मंत्रालय ने इस योजना को शुरू किया था 2014 से 15 के बीच में। जनधन योजना 2014 में आई, जल जीवन मिशन 2019 में, आयुष्मान भारत 2018 में आई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये 22 जनवरी 2015 को, डिजिटल इंडिया 2015, स्किल इंडिया 2015 को ये योजनाएं आई थी। आगे बढ़ते हैं कि किस समुद्री जीव की सिर हड्डी आंख या नाक नहीं होता। तो देखिए ये जो प्रश्न है ये एग्जाम में पूछा गया है और इस तरह के भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुझे तो इसको पढ़ के शंकर जी की बारात के बारे में याद आ गया कि सिर नहीं है, हड्डी नहीं है, आंख नहीं है, नाना वाहन नाना वेशा, बीएसए समाज निज देखा, वही वाली बात है। तो ये कौन सा जीव है भाई, समुद्री जीव, तो वो है, इसका नाम क्या है,
इसका नाम है स्टार फिश। और स्टार फिश के बारे में एग्जाम में बहुत पहले से पूछा जा रहा है प्रश्न। इसको बोलते हैं तारा मछली। क्या बोलते हैं? तारा मछली। और इसकी विशेषता क्या है इस मछली की, कि इसमें सिर नहीं, आंख नहीं, हड्डी नहीं, नाक नहीं होते। ठीक, स्टार फिश के बारे में बात करें। और ऐसे एक मछली और है जिसे बोलते हैं जेली फिश, इसके पास भी ये सभी चीजें नहीं होती, जेली फिश इसे बोलते हैं। तो आपको ऑप्शन में जो भी मिले आप लोग सही करेंगे। वैसे ऑप्शन में तो स्टार फिश था, तो जेली फिश भी ऑप्शन में सही हो सकता था, जो कि ऑप्शन में था नहीं, तो इसी वजह से इसे भी आप लोग याद रखें। अगला कुछ समुद्री जीवों के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि बहुत विचित्र विचित्र जीव होते हैं और इन जीवों के बारे में हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे कौन सा जीव है जिसके 8 भुजाएं होती हैं? कितनी? 8 भुजाएं होती हैं। जिसके पास 3 हृदय होता है, यानी कि 3 दिल होता है, एक साथ 3 लोगों को दिल देगा। ठीक, तो ये किसके पास होता है? ऑक्टोपस के पास। किसके पास? ऑक्टोपस के पास होता है। ठीक, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस। और एक ऐसा समुद्री जीव है जिसके पास नर गर्भाधान होता है। नर गर्भाधान होता है। नर गर्भाधान का मतलब क्या, कि जो मेल है होता है वो क्या कर सकता है? मां बन सकता है। तो वो होता है कौन सा? समुद्री घोड़ा। हमने बताया ना कई विचित्र विचित्र समुद्री जीव होते हैं, वो है समुद्री घोड़ा। खैर, आज तक अब तो पुरुष भी मां बन जा रहे हैं भाई, इतना एडवांस हो गया है अपना साइंस। ठीक, तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। तो और अगला प्रश्न क्या आप लोग को यहाँ पे बताएं कि हाँ, ऑक्टोपस के बारे में बात करें, इसका एक चीज और प्रश्न पूछा जाता है कि किस समुद्री जीव का रक्त नीला होता है? तो ऑक्टोपस का जो समुद्री ऑक्टोपस एक ऐसा समुद्री जीव है जिसका रक्त नीला होता है। और किस समुद्री जीव से मोती हम लोग प्राप्त करते हैं, ये तो आप सभी लोग बता देंगे। मोती प्राप्त किस समुद्री जीव से करते हैं? तो मोती प्राप्त हम लोग सीप से करते हैं। कहाँ पे? सीप से। आप लोग स्टेटस शॉट वगैरह में भी आप लोग देखे होंगे, सीप से करते हैं मोती प्राप्त। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि किस समुद्री जीव के सिर, हड्डी, आंख, नाक नहीं होता? तो स्टार फिश के पास सिर, हड्डी, आंख, नाक, जीभ नहीं होता। तो तारा मछली भी इसे कहते हैं। इसके अलावा जेली फिश के पास भी नहीं होता। तो दोनों आप लोग याद रखेंगे स्टार और जेली फिश के बारे में, कि इनके पास सिर, हड्डी, आंख, नाक नहीं होते हैं। और कुछ प्रश्न हमने बताया समुद्री जीवों के बारे में। ऐसी कौन सा समुद्री जीव है जिसके पास 8 भुजाएं होती हैं और 3 हृदय होती हैं? तो ऑक्टोपस का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। रक्त नीला इनका होता है, मूवी वगैरह में आप लोग ऑक्टोपस को देखे होंगे। और बात कर लेते हैं नर गर्भाधान। बात करें, समुद्री घोड़ा के पास होता है नर गर्भाधान, यानी कि मेल क्या बन सकता है? पुरुष बन सकता है, मेल मां बन सकता है। ठीक, समुद्री घोड़ा में। मोती की बात करें, प्राप्त हम लोग को कहाँ से होती है? सीप से होती है। ये बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन एमएस ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है? तो एमएस ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है। तो सबसे पहले इस प्रश्न से हम लोग पढ़ेंगे कौन ऐसा है जो एमएस ऑफिस सूट में आता है। तो देखिए, इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे एमएस वर्ड हो गया, एमएस एमएस वन नोट, ये आपका एमएस सूट का हिस्सा है। एमएस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये एग्जाम में ये प्रश्न है, मेरे सामने तो 2 बार आ चुका है। ये एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, और ये आपके कंप्यूटर का प्रश्न है, और मेरे सामने अभी तक तो 2 बार आ चुका है ये प्रश्न कि कौन सा एमएस में से एमएस ऑफिस का हिस्सा नहीं है, लिब्रे ऑफिस का कौन सा हिस्सा है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एमएस पावर पॉइंट आ चुका है। और सॉरी, एमएस एक्सेस की बात करें, ये भी एमएस ऑफिस का हिस्सा है। एमएस एक्सेस ये भी एमएस ऑफिस का हिस्सा है। इसके बाद बात करें एमएस आउटलुक, ये भी एमएस ऑफिस का हिस्सा है। एमएस आउटलुक हो गया। एमएस पब्लिशर, ये सभी किसके हिस्से हैं? एमएस ऑफिस के हिस्से हैं। ठीक, तो ये बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए इसके रिवीजन कर लेते हैं कि एमएस ऑफिस सूट का हिस्सा कौन नहीं है। तो आप लोग इसमें से जानेंगे इतना, और इनमें से कोई आएगा आप लोग तुरंत अलग कर देंगे। तो एमएस वर्ड, एमएस वन नोट, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, एमएस आउटलुक, एमएस पब्लिशर, ये सभी एमएस ऑफिस का हिस्सा है, आपके कंप्यूटर में होता है। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है।
अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो यहाँ पे देखिए उपराज्यपाल आप लोग देखते होंगे कई कई राज्यों में उपराज्यपाल होते हैं, कई कई राज्यों में क्या होते हैं, प्रशासक होते हैं। इस प्रश्न से हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जम्मू कश्मीर के बारे में कई बार मनोज सिन्हा के बारे में पूछा गया है, कई एग्जाम में मनोज सिन्हा के बारे में पूछा गया है कि इसके उपराज्यपाल कौन है। इनकी जो नियुक्ति जो हुई थी ये 2020 में हुई थी। इनका पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे होता है, तो इस वजह से अभी तक ये हटे नहीं है। जब राष्ट्रपति चाहें तब हटा सकते हैं। सीएम जो हैं अभी जम्मू कश्मीर का, उनका नाम है उमर अब्दुल्ला। क्या नाम है उनका? उमर अब्दुल्ला इनका नाम है, जो मुख्यमंत्री हैं। ठीक। और हाँ, आइए चलिए देखते हैं किन किन राज्यों में, किन किन केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होते हैं, किन किन केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होते हैं, और किन किन केंद्र शासित प्रदेश में क्या होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्रशासक होते हैं। तो देखिए प्रशासक की बात करें, यहाँ पे देखिए प्रशासक की बात करें तो ये होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं, जैसे आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, यहाँ पे उपराज्यपाल होंगे। दिल्ली में उपराज्यपाल होंगे, कहाँ पे? दिल्ली में उपराज्यपाल होंगे, चंडीगढ़ में नहीं। उसके बाद आप लोग को दमन दीव भी नहीं याद रखना। और आपका हो गया, हाँ, अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार में क्या होंगे, यहाँ पे भी उपराज्यपाल होंगे। उसके बाद और कौन सा है? 4 होने चाहिए, 3 इसमें है प्रशासक। जैसे हो गया आपका प्रशासक में हो गया, जैसे लक्षद्वीप हो गया, लक्षद्वीप यहाँ पे क्या है, लक्षद्वीप में प्रशासक हैं। उसके बाद चंडीगढ़ में क्या है? चंडीगढ़ में भी प्रशासक हैं। हाँ, यहाँ पे पांडिचेरी लिखिए, यहाँ पे पुदुचेरी लिखिए, पुदुचेरी, यहाँ पे भी उपराज्यपाल हैं। चंडीगढ़ में क्या है? प्रशासक हैं। और एक राज्य और आपका कौन सा लेना है? हाँ, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, और दादर और नगर दमन और दीव, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली, ये आप लोग को याद रखना है। दादर, यहाँ पे प्रशासक होते हैं। उपराज्यपाल जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, दिल्ली हो गया, अंडमान निकोबार हो गया और पुदुचेरी हो गया। यहाँ पे 4, 3, 7, 1, 2, 3, 4, 5, हाँ, 5, 3, 8 हो गया। ये आप लोग को याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है। तो मनोज सिन्हा इसके उपराज्यपाल है। नियुक्ति इनकी 2020 में हुई है, तब से लेकर के अभी तक है। उमर अब्दुल्ला यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। किन किन राज्यों में उपराज्यपाल होते हैं? तो जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, यहाँ पे उपराज्यपाल होंगे। प्रशासक कहाँ कहाँ पे? लक्षद्वीप पे, चंडीगढ़ पे, दादर और नगर हवेली पे प्रशासक यहाँ पे नियुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि 25 अप्रैल 1945 को कितनी सरकारें संयुक्त राष्ट्र चार्टर का मसौदा तैयार करना शुरू किया? तो 1945 को 50 देशों की सरकार ने एक स्थान अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में मिला। वहाँ पे जो संयुक्त राष्ट्र है, जिसे आप लोग यूएनओ बोलते हैं, यूएनओ भी बोलते हैं, इसका चार्टर तैयार करना, यानी कि चार्टर का मसौदा तैयार करना स्टार्ट किया। ठीक। तो ये पूछता है कितने देशों ने इसका मसौदा तैयार करना स्टार्ट किया? तो आप लोग बताएंगे 50 देशों ने इसका मसौदा तैयार करना स्टार्ट किया। अगर आपसे यहीं पे एक प्रश्न और पूछता है, चार्टर पर हस्ताक्षर, यूएनओ के इन चार्टर पर हस्ताक्षर कितने देशों ने किया? और 50 देश थे, और ये इसको मसौदा बना करके इन्होंने 50 देश ने इस पे हस्ताक्षर भी कर दिया। कितने देशों ने इस पे हस्ताक्षर किया? 50 देशों ने। ये बात भी एग्जाम में पूछी जाती है। एक प्रश्न और ये पूछी जाती है कि यूएनओ के संस्थापक देश कौन है? यूएनओ के संस्थापक देश कितने हैं? तो ये आपको आंकड़ा अलग मिल जाता है, 51, क्योंकि इसमें फिर आगे चल करके पोलैंड भी शामिल हो गया। पोलैंड क्या, जब इसका मसौदा चार्टर जब बनाया जा रहा था या फिर मसौदा तैयार हो रहा था, तो वो अपने यहाँ राजनीतिक कार्यों में व्यस्त था, तो वो आ नहीं पाया। इस वजह से ये ना मसौदा तैयार कर, चार्टर पर हस्ताक्षर कर पाया, ना ही मसौदा तैयार कर पाया। जबकि संस्थापक देशों की जब हस्ताक्षर हुई तो इसमें 50 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया, जो कि पोलैंड सहित थे। अगर संस्थापक देश पूछे तो आप लोग बताएंगे 51। अगर चार्टर पर हस्ताक्षर किसने किया था?
कितने देशों ने, तो 50 देश बताएंगे। संस्थापक देशों में क्या भारत था या नहीं, तो भारत भी शामिल था। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएनओ की बात करें, इसमें वर्तमान देशों के बारे में पूछा जाता है कि इसमें यूएनओ में वर्तमान देश कितने हैं, तो वर्तमान जो देशों की संख्या हो चुकी है वो 193 हो चुकी है। यूएनओ की बात करें, इसकी स्थापना के बारे में बताएंगे कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इतनी बातें यहाँ पे यूएनओ से आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न था कि 25 अप्रैल 1945 को कितनी सरकारें संयुक्त राष्ट्र चार्टर का मसौदा तैयार किया, तो 50 देश सरकारें ने इस चार्टर का मसौदा तैयार किया और हस्ताक्षर 50 देशों ने किया। आगे चल के संस्थापक देशों की बात करें तो 51 हो जाते हैं। आगे चल के पोलैंड भी इसमें शामिल हो गया था और भारत भी इसका संस्थापक देश है। यूएनओ के वर्तमान देश 193 हो चुके हैं और स्थापना 24 अक्टूबर 1945। मुख्यालय न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है, अमेरिका में। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत में परमाणु भौतिकी के जनक कौन है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है। अगर परमाणु भौतिकी के जनक पूछ ले या फिर नाभिकीय भौतिकी के जनक पूछ ले, नाभिकीय भौतिकी के जनक पूछ ले, या फिर आपसे पूछ ले कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, या फिर आपसे पूछ ले कि नाभिक की खोज किसने की थी, नाभिक की खोज किसने की थी। तो इन सभी का एक ही जवाब है, कौन है? रदरफोर्ड। कौन है? रदरफोर्ड साहब हैं। ठीक, रदरफोर्ड इसके जवाब हो जाएंगे। परमाणु भौतिकी पूछे या फिर नाभिकीय भौतिकी पूछे या फिर प्रोटॉन की खोज पूछे या फिर नाभिक की खोज पूछे, तो इसके एक ही हो जाएंगे, कौन? रदरफोर्ड। और आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो ये थॉमसन महोदय ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की, तो ये चैडविक ने किया था। किसने? चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। तो इतनी बातें यहाँ से आप लोग को याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि परमाणु भौतिकी के जनक कौन है, तो ये है रदरफोर्ड। नाभिकीय भौतिकी के जनक पूछे तो भी रदरफोर्ड, प्रोटॉन की खोज पूछे तो भी रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की खोज पूछे तो भी रदरफोर्ड है इसके खोज करता है। इलेक्ट्रॉन की बात करें, थॉमसन ने खोज किया था, न्यूट्रॉन की चैडविक ने किया था। ये साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये चीजें सभी एग्जाम में पूछी गई हैं और पूछे जाते हैं। बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में कब उभरा, तो यहाँ पे देखिए बांग्लादेश की आज़ादी हम लोग करवाएंगे और ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए बात कब हुआ था, तो केवल तो 1971 बता देंगे। कब हुआ था? 1971। अब माजरा क्या था इसमें वो समझना है आप लोग को, तो यहाँ पे आप लोग धीरज रखिए। देखिए डेट था 3 दिसंबर 1971। इसमें क्या हुआ था, बेटा अपने पापा से युद्ध कर लिया, यानी कि पाकिस्तान क्या कर लिया, अपने पाकिस्तान भारत से युद्ध कर लिया। क्या कर लिया? पाकिस्तान और भारत का यहाँ पे युद्ध हो गया। इस समय भारत में प्रधानमंत्री कौन थी, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। पूछा जाता है, इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी वैसे आयरन लेडी कहा जाता है क्योंकि झुकेगा नहीं, ये वाला सिस्टम था। तो इंदिरा गांधी यहाँ पे प्रधानमंत्री थी। पाकिस्तान इस युद्ध के बाद में क्या हुआ, पाकिस्तान के 16 दिसंबर 1971 की बात अगर नाम अगर किसी पाकिस्तानी के सामने ले लेंगे तो वो तुरंत समझ जाएगा कि भारत ही अपना पापा है, क्योंकि 93,000 सैनिकों ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने इस दिन क्या हुआ था, इस दिन हुआ ये था कि पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने क्या किया था, आत्मसमर्पण कर दिया कि नहीं भाई आप ही हमारे पापा हैं, ये मान गया था। ठीक, आत्मसमर्पण ये भारत के साथ सामने कर दिया। कितने सैनिक? 93,000। भाई कोई वैल्यू होता है, भाई कोई संख्या है। 93,000 सैनिक भारत के सामने हाथ जोड़ करके आत्मसमर्पण कर रहे हैं कि भाई माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ठीक, तो ये था पूरा केस। ठीक, तब जाकर के बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना और इसका जो श्रेय है
वो हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जाता है, क्योंकि इन्होंने अपना अपना साम दाम दंड भेद सब लगा दिया था। तो इसका डेट आप लोग याद रखेंगे, 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। आगे बढ़ते हैं कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसका पूरा नाम है? तो IRDAI का पूरा नाम है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे आप लोग को क्या याद रखना है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न? जैसे RBI भारत में क्या काम करता है? ये बैंक को रेगुलेट करता है, बैंक को। जैसे सेबी क्या काम करता है भारत में? सेबी स्टॉक स्टॉक बाजार को, यानी कि शेयर बाजार को, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है। वैसे ही IRDAI क्या काम करता है भारत में? ये इंश्योरेंस जो कंपनियां होती हैं, इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं, उनको रेगुलेट करने का काम करता है। जैसे LIC हो गई, LIC हो गई, आपका SBI लाइफ हो गया, इंश्योरेंस HDFC लाइफ हो गया, HDFC लाइफ हो गया। तो इन सभी जो, या फिर ICICI लाइफ हो गया, तो ये सभी जो भारत में इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको रेगुलेट करने का काम करता है। अब इसके यहाँ से इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए क्या बनेगा, क्या पूछेगा आपसे, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो इसका स्थापना पूछेगा, आएगा मारेगा सटाक से, कहेगा इसका स्थापना बताओ। तो उसके बाद थोड़ा सा और छुआना चाहेगा एग्जामिनर, तो वो पूछेगा इसकी स्थापना के लिए एक्ट कब आया था? तो आप लोग बताएंगे इसका एक्ट आया था 1999। फिर थोड़ा सा और छुआने का मन होगा उसका, तो पूछेगा इसका मुख्यालय बताओ, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये मुख्यालय इसका हैदराबाद में है। तो ये सभी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे, तो आप लोग को छूने नहीं पाएगा, वो आप लोग ही उसे छू देंगे, ठीक। तो इसका रिवीजन कर लीजिए। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पूरा नाम क्या है? IRDAI है। ये भारत में इंश्योरेंस, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, LIC, SBI लाइफ, HDFC लाइफ, ICICI लाइफ, उन सभी का क्या करता है? रेगुलेट करता है, नियंत्रण करता है। स्थापना 1999 में हुआ था, और इसकी संवैधानिक इसको कब बनाया गया? 1999 के एक्ट के द्वारा ही, और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। बात करते हैं विश्व हिंदी दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस प्रति वर्ष अगर हिंदी की बात करें 10 जनवरी के दिन मनाया जाता है। अगर यहीं पे राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछ ले, राष्ट्रीय राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछ ले, तो ये आप लोग चले जाएंगे कब? 14 सितंबर के दिन। कब? 14 सितंबर के दिन, ठीक। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल विश्व ब्रेल दिवस जनवरी माह के कुछ दिवसों के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एक जनवरी के दिन मनाया जाता है। उसके बाद आप लोग को याद रखना है कि प्रवासी भारतीय दिवस पूछ ले कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी जो भारतीय दिवस है ना, वो 30 जनवरी, सॉरी, प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी ने अपने देश में, महात्मा गांधी जी अपने देश में प्रवेश किए थे, ठीक। अगला प्रश्न पूछेगा क्या, कि राष्ट्रीय युवा दिवस बता दो कब मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो ये हम लोग मनाते हैं 12 जनवरी, क्योंकि इसमें स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है। भारतीय 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 सेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो भारतीय सेना जो डे है ना, वो हम लोग मनाते हैं 15 जनवरी, क्योंकि हमारे जो थल सेना है उसकी स्थापना हुई थी। तो इतनी चीज़ें आप लोग को यहाँ से याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेंगे कि विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? हमने बताया 10 जनवरी के दिन। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर के दिन। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी के दिन। और किस युग को 9 जनवरी के दिन। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी के दिन। राष्ट्रीय, अच्छा, विश्व ब्रेल दिवस ये जनवरी 4 को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग 12 जनवरी के दिन मनाते हैं। भारतीय सेना दिवस हम लोग 15 जनवरी के दिन मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि किस युग को स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो स्वर्णिम जो युग है ना, वो गुप्त साम्राज्य के युग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गुप्त
साम्राज्य के युग को कहा जाता है? गुप्त साम्राज्य हम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो देखिए गुप्त जो साम्राज्य था, जब भारत में गुप्त साम्राज्य था, ओहो! इसको गुप्त साम्राज्य की बात करें तो ये था आपका, या फिर गुप्त साम्राज्य को बोल देंगे या फिर चौथी शताब्दी को बोल देंगे। चौथी शताब्दी को क्या किया जाता है, ये मनाया जाता है आपको, इसको कहा जाता है स्वर्णिम युग कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य के बारे में क्या-क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, तो एक चीज़ें ये पूछी गई है गुप्त साम्राज्य से कि यहाँ पे सबसे बड़ी गुप्त साम्राज्य में सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? तो गुप्त साम्राज्य की जो सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई थी, उसको बोल उसको बोलते थे देश। ये बात एग्ज़ाम में पूछी गई है। अगर केवल पूछे सबसे छोटी प्रादेशिक इकाई क्या थी, तो वो बताएँगे आप लोग ग्राम, ठीक? और गुप्त काल की बात करें कि इसमें एक चीज़ और पूछा गया है कि इसमें पुलिस विभाग का, गुप्त काल में जो पुलिस विभाग का जो प्रमुख था, उसे क्या कहा जाता है? तो पुलिस विभाग का जो प्रमुख है, उसे दंडपाशिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दंडपाशिक कहा जाता है। ये बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भू राजस्व कितनी थी? ये भी बात एग्ज़ाम में पूछी गई है। भू राजस्व कितनी थी गुप्त काल में? तो भू राजस्व की बात करें तो वो भूमि का 1 बटे मतलब टोटल का 1/6 था। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो गुप्त शासक ने जारी किए। आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किस शासक ने जारी किए? तो तो वो भी गुप्त शासक ने जारी किए। और सबसे ज़्यादा मंदिर निर्माण किस शासकों ने किया? मंदिर निर्माण सबसे ज़्यादा किस शासकों ने किया? तो वो गुप्त शासकों ने ही सबसे ज़्यादा मंदिर का भी निर्माण किया भारत में। तो ये था गुप्त शासक से इम्पोर्टेंट प्रश्न था कि किस युग को स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो गुप्त साम्राज्य को कहा जाता है। चौथी शताब्दी का ये पीरियड था। गुप्त साम्राज्य में भूमि एक भू राजस्व 1/6 थी, ये पूछी गई है। सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी और सबसे छोटी ग्राम थी। पुलिस विभाग का जो प्रमुख था उसे दंडपाशिक कहा जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। सर्वाधिक सोने के सिक्के और मंदिर निर्माण की जो कला है, ये गुप्त शासकों ने सबसे ज़्यादा किया। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मानव आबादी की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाने का उद्देश्य किस विज्ञान की शाखा में को है? तो ये यूजीनिक्स को है। किसको? यूजीनिक्स के बारे में ध्यान रखेंगे। ये मानव की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ये आपका विज्ञान की एक शाखा है जो काम करती है। ठीक? इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में उपयोग क्या किए जाते हैं? तो इसमें ऑप्शन में था यूरेनियम 235, या फिर ऑप्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। इसको U-235 को यूरेनियम 235 बोलते हैं। यूरेनियम 235 बोलते हैं। ये एक विखंडन ईंधन है। इसके अलावा और भी किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है? प्लूटोनियम 239 का भी परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। प्लूटोनियम, कहीं ऑप्शन में यूरेनियम ना दे, प्लूटोनियम ही दे, तो ताकि आप लोग को पता रहे। ठीक, 239 प्लूटोनियम 239 ये परमाणु ईंधन में रिएक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। और परमाणु जो रिएक्टर होते हैं, उसमें मंदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसमें मंदक के रूप में भारी जल और आपका ग्रेफ़ाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका? ग्रेफ़ाइट का प्रयोग किया जाता है। और इसमें नियंत्रक क्षण, यानी कि इस अभिक्रिया को जो आपके परमाणु रिएक्टर में जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है, इसमें नियंत्रक क्षण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें बोरान की छड़ बनाते हैं। बोरान, 2 धातुओं के बारे में याद रखना है। बोरान और कैडमियम की बात करें, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका रिवीजन करेंगे। साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न था। देखिए क्या है कि परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में उपयोग किसे किया जाता है? यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम 235 और यूरेनियम 239 प्लूटोनियम 239 की को आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल और ग्रेफाइट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नियंत्रक छड़ों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? बोरान और कैडमियम, कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा निर्देशित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आप लोग को याद रखना है, एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। आइए चलिए कुछ प्रमुख अनुच्छेद के बारे में बता देते हैं यहाँ पे आपको। ग्राम पंचायत का अगर आपसे पूछे, ग्राम पंचायत का प्रावधान ये किस अनुच्छेद के तहत है? ये भारत में अनुच्छेद 40 के तहत है। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक नागरिक संहिता, तो ये पूछा जाता है कि ये किस अनुच्छेद में है? तो ये 44 में है, अनुच्छेद नंबर 44 याद रखना है। और निःशुल्क निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, ये राज्य डीपीएसपी में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ये किस नंबर पे है? तो ये आपके 45 नंबर पे है, ठीक। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, शराबबंदी की बात करें या फिर नशा मुक्ति की बात करें, ये किस अनुच्छेद में है? शराबबंदी ये किस अनुच्छेद के तहत है? शराबबंदी कानून, ये अनुच्छेद नंबर 47 में। किस में है? अनुच्छेद नंबर 47 के तहत है। और पर्यावरण की संरक्षण की बात कर ले, वन और वन्य जीव की रक्षा, ये है आपका पर्यावरण, या फिर इसे पर्यावरण संरक्षण कर लीजिए, यह है आपके 48 के ए में। तो ये कुछ आपके डीपीएसपी से अनुच्छेद थे जिसे आप लोग याद रखेंगे। कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा निर्देशित नहीं है? तो ये हो गया आपका ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45, शराबबंदी अनुच्छेद 47 में है, पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48 में। आगे बढ़ते हैं। तो जय हिंद। आज के क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। जय हिंद, जय भारत।